जय हिंद। आज हम क्लास 12 NCERT के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 का पार्ट 2 करना है। पार्ट 1 आप लोग को चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बीच में करने से मज़ा नहीं आता। ठीक है, आप लोग के एग्ज़ाम में भी बहुत कम समय बचा हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं। ये सब हम लोग जो नियोजित विकास की राजनीति जो चैप्टर 3 है पॉलिटिकल साइंस का, ये सब आप लोग पढ़े हैं। इसके आगे देखना है हम लोग को, नहीं भी अगर पढ़े हैं तो जो पार्ट 1 है उसको वीडियो देखिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सब कुछ दिख रहा है, स्टार्ट किया जाए। देखिए नियोजन, इसका पहले तक हम लोग देख लिए थे। नियोजन विकास की राजनीति नहीं करना, नियोजन क्या देखे, मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर अगर सभी सहमत थे। हम लोग देख रहे थे कि अलग अलग बिंदु पे मतभेद होते थे, वही हम कल बताए थे कि कैसे मतभेद पे सब सहमत होते थे, ये हम आज के पार्ट में देखेंगे। वही देखना है, मतभेद के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है और सरकार के जरूरी है कि वह विकास की खाका अथवा योजना तैयार करे। देखिए एक ही हाथ में विकास को अगर काम सौंप दिया जाए, अगर गांव का विकास आप ही के हाथ में सौंप दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, पहले अपना विकास कीजिएगा, बाकी का विकास कीजिएगा, और तुम लोग तो नहीं करोगे। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो एक हाथ में सौंपने पे कोई विकास नहीं करता। तो और सरकार है तो सरकार में सभी तरह के लोग हैं, प्रतिनिधित्व हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, सब हैं। आइए इसको देखते हैं। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 1940 से 50 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था, मतलब पूरे वर्ल्ड से जन समर्थन मिला था। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। यूरोप जो है महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। महामंदी हम कल बताए थे आप लोग को। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी। जापान और जापान तो बहुत युद्ध में नुकसान हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद भी अपनी अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिकल जो क्राइसिस चला था उसको फिर से सही कर लिया था। सोवियत संघ ने 1930 से 40 के दशक में भारी कठिनाई के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी, मतलब इकोनॉमिकली अच्छा डेवलप किया था। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी, मतलब नियोजन के ही पक्ष में दुनिया भर के लोग चाहते थे कि नियोजन सही है, मतलब सभी के सम्मत से कोई फैसला लेते तो सही होगा ही ना। हम अपने मन से करें या 50 आदमी से पूछ के करें, और 50 आदमी के बीच से एक डिसीजन निकालें। अब देखिए 50 आदमी का मतभेद अलग अलग होता है, सबका मन एक तरह का नहीं होता, लेकिन उसमें से एक जो डिसीजन निकलेगा ना वो बहुत सही होगा। आइए इसको देखते हैं। इसी तरह देखिए तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं है। देखिए योजना आयोग जो है 11th में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, योजना आयोग एक होता है, ये कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं है। जैसे ये कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है, मतलब ये बहुत रोचक कहानी अपने आप में। क्या कहानी, आइए देखते हैं। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशकों मसल उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते हैं। जो निजी निवेशक हैं और बड़े उद्योगपति हैं वो क्या होते हैं, उद्यमी, ये नियोजन के पक्ष में नहीं होते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि नियोजन हो। क्यों? क्योंकि नियोजन होगा तो इनको नुकसान होगा, समझे। वे खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहाँ पूंजी के भाव व सरकार का कोई अंकुश न हो, लेकिन पैसा जिसके पास है उसी का शासन चले, वो वैसा चाहते हैं। सरकार का कोई अंकुश न हो, लेकिन आम आदमी ऐसा चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। 1944 में जो उद्योगपति थे, बिजनेसमैन, उनका एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, मतलब अपना एक प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा गया। जो उद्योगपतियों ने एक तैयार किया उसको क्या कहा गया बाबू? बॉम्बे प्लान। ठीक है, बॉम्बे प्लान क्या था? बॉम्बे प्लान की मंशा थी, मतलब बॉम्बे प्लान की क्या उसमें कहा क्या आता ये देखते हैं। इसका मंशा था कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए, मतलब औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक इकोनॉमिकल निवेश होगा वहाँ, बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो या अथवा वामपंथी,
उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। इसी तरह बाबू, एक मिनट रुकिएगा, हाँ देखिए, दक्षिणपंथी हो या वामपंथी, सभी क्या चाहते थे, देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। बात 1950 में आज़ाद हुआ है, 1951 में योजना आयोग अस्तित्व में आया। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस समय के पीएम रहते थे वही अध्यक्ष होते थे। ठीक है। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। जैसे इंडिया अपने विकास में कौन सा रास्ता रणनीति अपनाए कि सब एरिया में विकास होते, कि विकास करना बहुत जगह रहता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, हम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट कहाँ पे आएगा, मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, क्या ऐसा पढ़े ज़्यादा मार्क्स आ जाए, आप चाहते हैं ना, वही चीज़ था बाबू। शुरुआती कदम में क्या हुआ इसको देखते हैं। सोवियत संघ की तरफ भारत के योजना आयोग ने भी, मतलब सोवियत संघ भी ऐसा ही कर रहा था, भारत की योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प चुना। मतलब एक योजना बना देंगे, इसको 5 साल तक हम इसी पे काम करेंगे। इसके पीछे एक सीधा साधा विचार था कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले 5 साल के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी। मतलब 5 साल में हम कितना आमदनी कहाँ से करेंगे और कहाँ कहाँ खर्चा करेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इस योजना के अनुसार दिख रहा है बाबू, कट भी क्या कुछ नहीं कटा। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार सभी राज्य सरकार के बजट में 2 हिस्सों में बांटा गया। जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, सभी का बजट 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था, इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनिक मदों पर खर्च करना था। देखिए यहाँ पर क्या, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का बजट 2 हिस्से में बांटा गया। एक ही हिस्सा गैर योजना व्यय का था, इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनादीन मतलब दैवी मदों पर खर्च करना था, मतलब आपका दैवी जो इनकम खर्च है उस पर करना था। दूसरा हिस्सा योजना व्यय का था, योजना में तय की गई प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में खर्च करना था। पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का एक फायदा यह था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि में हस्तक्षेप कर सकती थी। देखिए बाबू, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अर्थव्यवस्था 2 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, मतलब जो बजट है केंद्र सरकार राज्य सरकार के बजट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों को बजट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला हिस्सा था मतलब जो अपना डेली यूजेस है उसको, और एक हिस्सा पंचवर्षीय योजना में लगेगा। ठीक है, जिससे में 100 रुपया, तो 50 रुपया रखे अपने पॉकेट मनी करिए और 50 रुपया रखें कि हम इसी को काम करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी आप लोगों को जस्ट बताए हैं 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ। इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। मतलब एक प्रारूप हो गया कि हाँ योजना ऐसे ऐसे होगा, लेकिन वास्तविक दस्तावेज 1951 के नवंबर में दे दिया गया। कोई दिक्कत? इस देश में इससे क्या हुआ, देश में गहमागहमी का माहौल पैदा हुआ। जीवन के हर क्षेत्र में लोग मसलन बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनीति जो सभी राजनेता आदि ने योजना पर दस्तावेज पर खूब बहस चलाया, खूब बहस किया लोग। ठीक है, अभी देखते हैं कि टीवी पे कुछ भी नहीं होता है। शाम में अगर आप लोग टीवी देखते होंगे या न्यूज़ देखते होंगे तो 2 पार्टी से 2 मुर्गा पकाया जाता है और दोनों को आपस में। ऐसे उस समय क्या हुआ था, जितने भी बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे लोग, इसमें बहस चला, व्यापक बहस चला। ठीक है, नियोजन को लेकर देश में जो गहमागहमी पैदा हुई थी वह 1956 से चालू दूसरे पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। देखिए बाबू, 1951 में, 1951 से 5, 1956 में ख़त्म, फिर 1956 में दूसरा स्टार्ट हुआ। और जब 1956 में स्टार्ट हुआ ना, तो जो बहस स्टार्ट हुई थी ना, वो अपने चरम पे एकदम गहमागहमी पे पहुंच गई थी। ठीक है, 1961 के तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह माहौल जारी रहा। मतलब तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आई 1961 में, तब तक ये माहौल जारी था।
चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होनी थी, लेकिन इस वक्त तक नियोजन का नयापन एक हद तक मंद पड़ गया था। देखिए बाबू, 1951 से 1956 एक, 1956 से 1961 2, 1961 से 1966 3, 1966 में चौथी आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ना जो नियोजन का था कुछ मंदा पड़ गया। नहीं होता है कि आप अगर एक साल एक बार कोई काम किया नहीं हुआ, 2 बार कोई काम किया सक्सेस नहीं हुआ, तो तीसरा बार मन नहीं करता, या कोई काम बराबर करते हैं तो फिर उबजने लगते हैं। जैसे आप 4 घंटा पढ़ लेते हैं तब नहीं पढ़ेंगे, ऐसा ही हो गया था। ठीक है, अब देखिए इस वजह तक नियोजन का नयापन एक हद तक मन पड़ गया और भारत गहन आर्थिक संकट के चपेट में आ चुका था। जो इंडिया था इकोनॉमिकल क्राइसिस के चपेट में आ चुका था। सरकार ने पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर का विराम देने का फैसला किया। सरकार सोचा कि अब कुछ टाइम के लिए पंचवर्षीय योजना को रोक देते हैं, विराम दे देते हैं। आइए, हालांकि इन योजनाओं को प्राथमिकता प्रक्रिया को लेकर अनेक आलोचनाएं सामने आई। देखिए कोई भी काम करते हैं तो आलोचना तो होती है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन यह बात सच है कि इस वक्त तक भारत में आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी। मेन यही है बाबू, मतलब कोई भी काम करके स्टार्ट हो गया ना तो आगे होगा। बुनियाद पड़ चुकी थी। आलोचना हर काम का होता है, समझे। ऐसे कभी भी कोई आपको कहे कि आप नहीं पास कीजिएगा, फेल कर जाइएगा, तो इससे कभी नहीं घबराना है। ठीक है, सब कहेंगे, खुद क्या कि कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं। आपसे बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की कोशिश देश में गरीबी के मकड़जाल से निकालने की थी। क्या था बाबू, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था 1951 से 56, उसको जो मकड़ी का जाल देखे ना, जो घर में रख जाता है, वैसा ही गरीबी मकड़ी के जाल में हमारा इंडिया फंसा था। लेकिन किस चीज़ से? गरीबी से। मतलब गरीबी एकदम घेरे हुई थी, उससे निकालने का था 1951 से 56। योजना का तैयार करने में जुटे। मतलब योजना कैसे बना इसके बारे में आप समझा रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना आई, योजना के तहत तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों में एक के.एन. राज थे। क्या थे बाबू? के.एन. राज। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी, मतलब ये इकोनॉमिक्स से युवा थे, कि अगर 2 दशक तक भारत में अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास के अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाएगा। इनका कहना था कि अगर 2 दशक मतलब अगर 20 साल तक, 1 दशक मतलब 10 साल, 2 दशक मतलब 20 साल, 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचेगा। पहले पंचवर्षीय क्षेत्र में निवेश किया गया। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र में गहरी मार लगी। देखिए आप एक जान गए हैं कि पहले जो पंचवर्षीय योजना था इसमें कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया। एक सेकेंड, पहले जो पंचवर्षीय योजना था इसमें कृषि जो था, खेती, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इस योजना के अंतर्गत बाढ़ और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। मतलब बाढ़, डैम बने और सिंचाई का व्यवस्था किया जाए। क्यों किया गया ये समझिए, क्योंकि विभाजन के कारण, जो इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ, कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी और इस क्षेत्र पर ध्यान देना जरूरी था। बहुत से डैम पाकिस्तान में चले गए। भाखर नागर जैसी विशाल परियोजना के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। भाखर नागर जो परियोजना डैम है उसके लिए बहुत पैसा लगा था, वो आवंटित की गई। इस पंचवर्षीय योजना में माना गया कि देश में भूमि के वितरण का जो दरार मौजूद है उससे कृषि के विकास के सबसे बड़ी बाधा पहुँचती है। मतलब देश में भूमि के वितरण में जो दरार मौजूद है, मतलब सब इक्वल नहीं बांटा गया, यहाँ कृषि के विकास में सबसे बड़ी बाधा पहुँचती है। इस योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया। किस पे बाबू? कि भूमि को सुधारा जाए और उससे देश के विकास बुनियाद की चीज़ें माना गया। मतलब देश का विकास की बुनियादी चीज़ क्या है, उससे हम उसके लिए काम करेंगे और भूमि जो सुधार है उसको सही करेंगे। आइए आगे देखते हैं। योजनाकारों के बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करना था। जो योजनाकर्ता थे, जो मतलब योजना बनाते थे, उनका क्या काम था? बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करना था।
यह तभी संभव था जब लोगों की बचत में उनके खर्चे से ज़्यादा हो। जब आपका बचत आपके खर्चा से ज़्यादा हो, मतलब अगर आप 100 रुपये खर्च करते हैं तो आप 110 कम से कम बचाइए, तभी हो सकता, और ये संभव नहीं था उस समय। आइए देखते हैं 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था, मतलब खर्च भी बहुत कम ही था, इसमें अब और कम नहीं किया जा सकता था। योजनाकारों ने बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की। यह काम भी कठिन था क्योंकि देश में रोजगार के काबिल जितने लोग थे उनकी तुलना में देश का मौजूदा पूंजी भंडार कम था। योजना बना था सोचे कि बचत को बढ़ावा दिया जाए। यह काम भी कठिन था क्योंकि देश में जितना रोजगार के काबिल लोग थे उतना काम ही नहीं था। आज भी वैसा ही कंडीशन है। बहरहाल नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी। अब देखिए कोशिश करते करते जब थर्ड पंचवर्षीय योजना है ना तो कुछ बचत बढ़ने लगा, लेकिन यह बचत उम्मीद के अनुरूप नहीं थी। मतलब जो उम्मीद किया गया था उतना वो बचत नहीं था, बढ़ा। जैसे आप अच्छा मार्क्स लाए लेकिन जो उम्मीद आपसे था उतना नहीं आया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुरुआत में इसे कहीं ज़्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। देखिए हम प्रथम में उम्मीद किए हैं कि इतना बचाएंगे, और थर्ड जो पंचवर्षीय योजना आया तब तक कुछ नहीं किया। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती साल तक बचत की मात्रा लगातार कमी आई, लेकिन 1960 और 1970 के आसपास बचत में लगातार कमी ही आई, बढ़ा फिर घटने लगा। समझे? आई देखो औद्योगिकरण की तेज रफ्तार। दूसरे पंचवर्षीय योजना देखिए प्रथम में क्या हुआ, कृषि पे जोर दिया गया। दूसरे में क्या हुआ इसको देख लेते हैं। दूसरे पंचवर्षीय योजना में भावी उद्योगों को विकास पर जोर दिया गया। ठीक है। पीसी महानरोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों ने एक टीम बनाई। पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना का कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव करने की थी। इसलिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई थी। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। मतलब देशी जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, उसको सुरक्षा देने के लिए जो बाहर से अगर कोई सामान लेके आ रहा है तो उसे हेवी, मतलब अदर कंट्री या सामान बेचने इंडिया आ रहा है तो उसे हेवी टैक्स लगा दिया गया ताकि कोई आए नहीं। समझ गए? संरक्षण की इस नीति से निजी, मतलब जो ये संरक्षण की नीति था इससे निजी और जो सार्वजनिक है क्षेत्र में उद्योगों को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली, क्योंकि इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही बढ़ रहे थे। इसलिए बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था। देखिए बचत भी आपका बढ़ रहा है तो जो बिजली हो गया, रेलवे हो गया, इस्पात हो गया, मशीन का आइटम हो गया, सबको विकास किया जा सकता था। दरअसल औद्योगिकरण पर दिए गए इस जोर ने भारतीय जो इंडियन इकोनॉमिक था को एक नया आयाम दिया। ठीक है। मतलब जो ये दिमाग लगाया गया था कि हम आयात नहीं होने देंगे, ये इंडिया को फायदा किया। माफ कीजिएगा। बहरहाल इसके साथ कुछ समस्या भी थी। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और इससे वजह से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपने बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। मतलब एक और था कि भारत जो आइटम के मतलब सब कुछ इंडिया में नहीं मौजूद था, इसलिए उसको विदेशी मुद्रे, जो विदेशी मुद्रा था, मतलब विदेशी रुपीज खर्च करना पड़ा। आपके पास सामान ही नहीं था, अदर कंट्री से खरीद कर आइएगा तभी ना बनाइएगा। आपको चाय पीने का मन कर रहा है, आपके पास दूध नहीं है तो खरीद कर आइएगा। आइए आगे देखते हैं। ऐसे में खाद्यान्न संकट की आशंका लगने से सता थी, मतलब भोजन कहीं संकट ना हो जाए, यही समस्या सताने लगी। भारत की योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन साधने में भारी कठिनाई आई। देखिए प्रथम में तो आप कृषि पर ध्यान दे दिए, लेकिन अब दूसरा पंचवर्षीय योजना में कहें कि हम उद्योग पे ध्यान देंगे और यहाँ पे कृषि करवाने लगा तो आपको भोजन का ही कमी होने वाला था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ देखते हैं। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना हुआ, दूसरी जो योजना थी उससे कुछ खास अलग नहीं था। आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि इस समय से योजना की रणनीति में सीधे सीधे शहर के तरफदारी होती नजर आ रही है। इसमें आलोचक को लगने लगा, जो हैटर होते हैं, कि
इसमें शहर का ही विकास हो रहा है काम करने। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि कृषि के जगह उद्योग को प्राथमिकता देकर गलती की गई है, कि उनका कहना था उद्योग को नहीं कृषि को ही देना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि भारी उद्योग की जगह कृषि आधारित उद्योग पर जोर दिया जाए, मतलब मशीनरी की जगह जो किसान का उद्योग उस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, आइए कुछ मैप दिखाते हैं। खत्म पे अब पहली पंचवर्षीय योजना जोवेद से क्या हुआ, दूसरी पंचवर्षीय योजना बुरू से क्या हुआ, कृषि और सामुदायिक विकास, ये आपको हम दे देंगे, आपको देख लीजिएगा, इसमें कुछ बताना नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ पूछना हो, देखिए आपको एक चीज़ रिपीट कर देते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे, दूसरे पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे, और तीसरे में उद्योग पे। ठीक है, और दूसरे पंचवर्षीय योजना को कृषि महानवोविस मॉडल भी कहते हैं। याद आएगा बाबू? एक सेकंड रुकिए, आपको कम कर देते हैं, नहीं तो बाद में कहिएगा नहीं होता है सर। देखिए कलर चेंज करते हैं। यहाँ देखिए दिख रहा है पीसी महारोनोविस मॉडल सेकेंड पंचवर्षीय योजना को कहते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए रिपीट कर रहे हैं, नहीं तो हम इतना नहीं बताते आपको। ठीक है, प्रथम कब आया 1951 से 1956, सेकेंड कब आया 1956 से 1961, थर्ड कब आया 1966। थर्ड के बाद कुछ टाइम गैप दे दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे। ये चैप्टर थर्ड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगला वीडियो आप लोग जिस चैप्टर का चाहते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी कहिएगा, उसका दे देंगे। ठीक है, आज के इतना ही, धन्यवाद।